हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लिनिकल नेस्ट। आई एम विजय एंड आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट नर्सिंग प्रोसेस इन वन शॉट। ये वीडियो दो पार्ट में होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और इसको रिवीजन पर्पज से अगर आप देखेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय फर्स्ट टॉपिक इज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग होता क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है सोच। थिंकिंग का मतलब क्या? थिंकिंग का मतलब होता है सोच। मतलब सोच समझ के जो हम लोग डिसीजन लेते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। अब इसी क्रिटिकल थिंकिंग को नर्सिंग में क्या बोलते हैं? तो क्रिटिकल थिंकिंग इज द एबिलिटी ऑफ नर्स। नर्स की यह एक एबिलिटी है टू एनालाइज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए, एविडेंस बनाने के लिए एंड मेक लॉजिकल डिसीजन, और लॉजिकल डिसीजन के लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि पेशेंट की जो केयर है वो इम्प्रूव कर सकें। ठीक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत ही हमें क्यों पड़ रही है। वाई डू वी नीड टू थिंक क्रिटिकली, मतलब हमें क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो सबसे पहला है कि बेटर डिसीजन मेकिंग। बेटर डिसीजन मेकिंग मतलब अगर आप क्रिटिकली सोचेंगे कि मान लीजिए अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गया पेशेंट कोई अगर इमरजेंसी कंडीशन आ गया, तो आप उस समय आपका अगर डिसीजन सही रहेगा तो आप पेशेंट की केयर अच्छे से कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब अगर पेशेंट किसी भी प्रॉब्लम में है तो आप उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इम्प्रूव पेशेंट केयर, पेशेंट की केयर को हम लोग इम्प्रूव भी कर सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए। प्रिवेंट एरर, एरर मीन्स जो गलतियां हो रही हैं उसको भी हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, जो भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उसको हम लोग समझ भी सकते हैं कि क्या सिचुएशन है, उसको समझ भी सकते हैं। इम्प्रूव लर्निंग एंड नॉलेज, लर्निंग और नॉलेज को हम लोग इम्प्रूव भी कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस को भी इंक्रीज कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हेन वुड ए नर्स यूज क्रिटिकल थिंकिंग। नर्स क्रिटिकल थिंकिंग कब करती है? ठीक। नर्स को क्रिटिकल थिंकिंग करने की जरूरत कब पड़ती है, ये टॉपिक है हमारा। तो ड्यूरिंग पेशेंट असेसमेंट, अगर हम पेशेंट का असेसमेंट कर रहे हैं, मीन्स अगर हम पेशेंट फर्स्ट टाइम आया है तो उसको असेस करेंगे, तो उसके असेसमेंट के दौरान जो नर्स होती है उसको क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। व्हेन आइडेंटिफाइंग पेशेंट प्रॉब्लम, अगर आपको और जब जब पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है तब भी तब भी नर्स को क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। वाइल प्लानिंग पेशेंट केयर, जब पेशेंट की केयर को प्लान करना पड़ता है तब भी आपको बहुत ही सोच समझ करके पेशेंट केयर प्लान बनाना पड़ता है। ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया तो वहां पे भी हमको क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ेगा। वाइल एडमिशन मेडिकेशन, एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, जब हम मेडिसिन का एडमिनिस्टर करते हैं तो भी क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ता है कि कहीं गलत दवा ना चली जाए, कोई एक्सपायर दवा ना चली जाए, तो उस तरीके से हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। ड्यूरिंग 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 इवेल्युएशन ऑफ पेशेंट केयर, जब हम लोग पेशेंट का इवेल्युएशन करते हैं केयर के दौरान तब भी हमको क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है? एस्पेक्ट्स का मतलब होता है कि वो पार्ट या एलिमेंट जो क्रिटिकल थिंकिंग को स्ट्रांग बनाता है उसी को हम लोग एस्पेक्ट्स बोलते हैं। ठीक। वो मतलब वो एलिमेंट, वो पार्ट जो क्रिटिकल थिंकिंग को क्या बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्पेक्ट्स। ठीक। तो जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं और उसको देखोगे तो 3 एस्पेक्ट्स हैं हमारे क्रिटिकल थिंकिंग के: रिफ्लेक्शन, लैंग्वेज और इंस्टीट्यूशन। रिफ्लेक्शन, लैंग्वेज और इंस्टीट्यूशन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो, रिफ्लेक्शन का मतलब ये हो गया, सिंपल समझो कि रिफ्लेक्शन ऐसे मान लीजिए कि आपने काम किया कोई, ठीक, तो जो काम का आप रिव्यू ले रहे हैं वो बाद में लेंगे। ठीक, वही हमारा रिफ्लेक्शन होता है। अगर आप नर्सिंग से रिलेटेड देखोगे, जैसे मान लीजिए आपने पेशेंट को कोई इंजेक्शन लगाया,
ठीक। जब आपने पेशेंट को इंजेक्शन लगाया तो बाद में आपने पेशेंट को चेक किया कि पेशेंट कंफर्टेबल है या नहीं है, तो होता है रिफ्लेक्शन। ठीक। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया? रिफ्लेक्शन मीन्स थिंकिंग अबाउट पास्ट एक्सपीरियंसेस, मतलब पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में आपको सोचना है, एंड एक्शन और एक्शन के बारे में, टू लर्न एंड इम्प्रूव फ्यूचर पैटर्न, और अपने फ्यूचर प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं वो रिफ्लेक्शन के थ्रू। ठीक है, कोई गलती वगैरह अगर हो गई हो तो उसको भी सुधार सकते हैं। लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब क्या है कि लैंग्वेज का मतलब है कि अगर आप क्लियर और सही कम्युनिकेशन किए रहेंगे, ठीक, तभी आप जो है पेशेंट से अच्छे से बात कर सकते हैं, डॉक्टर को अच्छे से रिपोर्ट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं ना। ठीक। अगर आप अगर आप क्लियरली सिम्टम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो ट्रीटमेंट भी आप सही से नहीं कर पाएंगे। तो लैंग्वेज भी हमारा एक एक जो है क्रिटिकल थिंकिंग का क्या है, एस्पेक्ट्स है। ठीक। अब देखो, लैंग्वेज रिफर टू एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड एक्यूरेटली, मतलब जो लैंग्वेज है वो जो है क्लियरली और एक्यूरेटली कम्युनिकेट करने की एक एबिलिटी होती है विथ पेशेंट्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ एंड अदर हेल्थ केयर स्टाफ के साथ हमारा जो है कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है लैंग्वेज। इंस्टीट्यूशन क्या होता है? तो इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कि इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कि इंस्टीट्यूशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग और रिकॉग्नाइजिंग ए प्रॉब्लम क्विकली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज, क्विकली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज, इवन विदाउट डिटेल एनालिसिस। ठीक। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कभी कभी देखते हैं कि नर्स को फील होता है कि पेशेंट की कंडीशन खराब हो सकती है, ठीक हो सकती है ना, तो उसमें भी हमारा वो अंदर की जो फीलिंग होती है, जो गट फीलिंग होती है, वही हमारा आता है इंट्यूशन, इंट्यूशन, इंट्यूशन। ठीक, वही हमारा क्या होता है, इंट्यूशन होता है। इंट्यूशन का मतलब क्या होता है कि आप देखेंगे कि जैसे मतलब कभी कभी नर्स को फील होता है कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो खराब हो रही है उसकी वजह से, तो अंदर की फीलिंग है, एक गट फीलिंग है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशन, मतलब जो जो हमारे अंदर से फीलिंग आती है उसी को इंस्टीट्यूशन सॉरी सॉरी इंट्यूशन बोलते हैं। क्या? इंट्यूशन। इंट्यूशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग और रिकॉग्नाइजिंग ए प्रॉब्लम क्विकली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज। हमारे किस पे बेस होता है? एक्सपीरियंस पे और नॉलेज पे, इवन विदाउट डिटेल एनालिसिस, मतलब बिना किसी डिटेल एनालिसिस के भी हम लोग उसको कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन नर्सिंग। ठीक। तो सबसे पहला एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब होता है कि एग्जामिन पेशेंट इंफॉर्मेशन केयरफुल्ली, कि पेशेंट का जो भी इंफॉर्मेशन है उसको केयरफुल्ली एग्जामिन करना ही एनालिटिकल है, मतलब उसको सोच समझ के एग्जामिन करना। जैसे मान लो कि फीवर है, तो फीवर का कारण क्या है, काज क्या है, कि फीवर क्यों है। ठीक। एनालिटिकल थिंकिंग में आता है। लॉजिकल थिंकिंग की अगर आप बात करोगे तो लॉजिकल में आप देखोगे मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स। डिसीजन जो है वो फैक्ट के बेस होना चाहिए, मतलब हर डिसीजन का रीजन होना चाहिए कि हाँ ये इस कारण से ये चीज़ हमको हुआ, फीवर हुआ है तो इसकी वजह से हुआ है। ठीक। फीवर हुआ है तो इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, ये सब हमारे लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि अपने आप कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अपने डिसीजन पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए, तभी आपके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो कॉन्फिडेंस मीन्स ट्रस्टिंग वंस ओन नॉलेज, अपनी नॉलेज पे ट्रस्ट करना है, एंड क्लिनिकल जजमेंट पे। ठीक। क्लिनिकल जजमेंट पे हमको ट्रस्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो पेशेंट नर्स होती है वो डिसीजन बहुत क्विकली और इफेक्टिवली तभी ले सकती है जब उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा। कॉन्फिडेंस के साथ साथ क्या होना चाहिए, उसको नॉलेज भी होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक। और उसको एक्सपीरियंसेस भी होना चाहिए, तभी जो है नर्स कॉन्फिडेंशियली क्या कर सकती है, क्रिटिकल थिंकिंग कर सकती है। इंडिपेंडेंस की अगर आप बात करोगे तो इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि वह खुद से क्या, खुद से मतलब खुद सोच के डिसीजन ले सकती है। ठीक। किसी के भी रूल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं, खुद सोच कर डिसीजन ले सके, वो इंडिपेंडेंटली होती है क्रिटिकल थिंकिंग के दौरान। ठीक। जैसे मान लो कि नर्स है और पेशेंट के डाटा को उसको क्या करना है, एनालाइज करना है, तो क्या करेगी,
तो वो जो अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने नॉलेज, अपने प्रोफेशनल नॉलेज उसके पास है, उससे वो डिसीजन लेगी, ठीक है ना। फेयरनेस का मतलब क्या होता है? फेयरनेस का मतलब होता है जो पेशेंट हैं तो सभी पेशेंट को इक्वली हमको क्या करना है? ट्रीट करना है, ठीक। सभी पेशेंट का करना इक्वली ट्रीट करना है, मतलब किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी पेशेंट को ज़्यादा ट्रीट कर रहे हैं, किसी को कम ट्रीट कर रहे हैं, तो ऐसा पेशेंट को या उसकी फैमिली को नहीं लगना चाहिए। सभी पेशेंट को इक्वली ट्रीट करना है। डिसिप्लिन का मतलब है कि जो भी सिस्टमैटिक अप्रोच है आपके थिंकिंग का और डिसीजन मेकिंग का, वो डिसिप्लिन होना चाहिए। मीन्स जैसे डिसिप्लिन, जैसे सबसे पहले आप कलेक्ट डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको एनालाइज करिए, मेक प्रॉब्लम क्लिनिकल जजमेंट, जो प्रॉब्लम क्लिनिकल जजमेंट है उसको बनाइए, ठीक। वो सब हमारे डिसिप्लिन में आते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब होता है, क्रिएटिविटी मीन्स फाइंडिंग न्यू एंड इफेक्टिव वे टू सॉल्व पेशेंट प्रॉब्लम। पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नए नए तरीकों को ढूंढना, मतलब फाइंड करना, वही हमारा क्रिएटिविटी में आता है, ताकि जो पेशेंट है वो जल्दी क्या हो सके? रिकवर हो सके। नेक्स्ट हमारा है लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग का क्या मतलब होता है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसके 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला क्रिटिकल थिंकिंग लेवल होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला होता है बेसिक लेवल, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स और तीसरा होता है कमिटमेंट, ठीक। बेसिक, कॉम्प्लेक्स और कमिटमेंट। बेसिक लेवल में क्या होता है? ये फर्स्ट लेवल है क्रिटिकल थिंकिंग का। इसमें जो नर्स होती है किस पे डिपेंड करती है? रूल्स पे, गाइडलाइंस पे, इंस्ट्रक्शन पे। किससे? क्योंकि हमको टीचर से मिल रहे हो, सीनियर नर्सेज से मिल रहे हो, ठीक। तो ये नॉर्मली देखोगे तो बिगिनर्स के लिए था, जो कि जो न्यू नर्स होती हैं या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये इनके मतलब इनकी क्रिटिकल थिंकिंग का लेवल है बेसिक। ये टीचर्स पे डिपेंड रहते हैं, जो टीचर्स कहेगा वही करेंगे, जो सीनियर्स कहेगा वही करेंगे, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक की बात करोगे तो जो भी फॉलो स्टेब्लिश प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर उसको फॉलो करना है इनको, डिपेंड ऑन। और ये जो होती है टेक्स्ट बुक पे और पॉलिसीज पे डिपेंड रहती हैं, और इनके पास कोई भी क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस नहीं होता है, फिर होता है तो लिमिटेड होता है। और ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं अपने टीचर से और सीनियर से। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि न्यू नर्स स्टूडेंट फॉलो द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर मेजरिंग वाइटल साइन एग्जैक्टली एज थॉट, मतलब जैसे उसको पढ़ाया गया था। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल थिंकिंग। कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल थिंकिंग मतलब इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है नर्स को थोड़ा सा मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो सोचता है, और ये जो होता है थोड़ा सा इंडिपेंडेंट भी हो जाता है कॉम्प्लेक्स वाला। देखो, कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल थिंकिंग इज द सेकेंड लेवल। एट दिस स्टेज नर्स बिगिन टू एनालाइज सिचुएशन। जो नर्स होती है वह सिचुएशन को एनालाइज करती है इंडिपेंडेंट, मतलब खुद से, एंड कंसीडर डिफरेंट ऑप्शन। उसके पास बहुत सारे ऑप्शन भी होते हैं कंपेयर करने के लिए, ठीक। अगर इसका अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो पेशेंट के सिम्टम्स देख के डिसाइड करना होता है कि क्या करना है, ठीक। ये हमारा मतलब खुद से थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली, थोड़ा इंडिपेंडेंट होता है, इसमें ज़्यादा इंडिपेंडेंसी नहीं होती है, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखोगे तो मोर इंडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में जो होती है थोड़ा ज़्यादा इंडिपेंडेंसी आपको मिलेगी। एबिलिटी टू एनालाइज पेशेंट को, सिचुएशन को अब आप एनालाइज कर सकते हैं इस लेवल पे आकर के। रिकॉग्नाइज द पेशेंट प्रॉब्लम हैव मोर देन वन सोल्यूशन। पेशेंट के प्रॉब्लम का जो एक से अधिक सोल्यूशन आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यूज एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज टुगेदर। और इस लेवल पे आकर के आप एक्सपीरियंस भी लेते हैं और नॉलेज भी लेते हैं एक साथ में। और द लास्ट वन इज, हमारा जो लास्ट है वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? ये हाईएस्ट लेवल है। क्या है? हाईएस्ट लेवल। इसमें जो नर्स होती है वो फुल्ली इंडिपेंडेंट होती है, और अगर आप जनरली देखोगे तो जो कमिटमेंट लेवल पे जो होती है वो एक्सपीरियंस या फिर एक्सपर्ट नर्स जो होती है वो होती है, ठीक। और इस लेवल में जो होता है वो डिसीजन कॉन्फिडेंशियली आप ले सकते हो, ठीक, कोई भी डिसीजन। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल जजमेंट, होता है पहला। एस्पेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्शन, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। क्विक डिसीजन मेकिंग इन इमरजेंसीज में भी इनको क्विक डिसीजन मेकिंग
ले सकती है कमिटमेंट लेवल पे जो नर्स होती हैं। हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस तो इनका पूछिए मत, बहुत हाई होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एन एक्सपीरियंस नर्स क्विक डिसाइड टू प्रोवाइड ऑक्सीजन and call the doctors when a patient suddenly develop breathing difficulty। तो हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है? ये एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज मेथड है जिसके थ्रू जो नर्स होती है वो प्लान बनाती है और पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है। ये हमारा क्या होता है? नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस इज ए सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मेथड यूज्ड बाय नर्सेस टू प्लान एंड प्रोवाइड केयर। इट हेल्प आइडेंटिफाई पेशेंट प्रॉब्लम, ये पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, प्लान केयर करने में हेल्प करती है, इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है, इंटरवेंशन करने में हेल्प करती है और इवेलुएट करने में भी हेल्प करती है। स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस अगर आप देखोगे तो टोटल 5 स्टेप्स होते हैं: असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेलुएशन। ठीक। असेसमेंट, असेसमेंट जो होता है ये हमारा फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप होता है नर्सिंग प्रोसेस का। इट इन्वॉल्व द सिस्टमैटिक कलेक्शन, वेरिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसमें सिस्टमैटिक कलेक्शन इन्वॉल्व होता है, वेरिफिकेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है और डॉक्यूमेंटेशन होता है। अबाउट द पेशेंट हेल्थ स्टेटस, पेशेंट की हेल्थ स्टेटस के बारे में होता है सब कुछ। द पर्पज ऑफ असेसमेंट इज टू आइडेंटिफाई द पेशेंट हेल्थ प्रॉब्लम। असेसमेंट का पर्पज क्या है कि पेशेंट की जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी नीड क्या है उसको आइडेंटिफाई करना और रिस्क फैक्टर क्या है उसको आइडेंटिफाई करना। ये क्या है? पर्पज है असेसमेंट का। टाइप्स ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट अगर आप देखोगे तो असेसमेंट हमारा होता है इनिशियल असेसमेंट, होता है, फोकस असेसमेंट होता है, टाइम लैप्स रीअसेसमेंट होता है और इमरजेंसी असेसमेंट होता है। ठीक, 4 प्रकार के हमारे असेसमेंट होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इनिशियल असेसमेंट। तो आल्सो कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, इसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। इट इज परफॉर्म व्हेन द पेशेंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। जब पेशेंट फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में एडमिट होता है तब ये असेसमेंट हमारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक, ताकि पेशेंट की जो भी हेल्थ इंफॉर्मेशन उसको कलेक्ट किया जा सके। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? तो इसमें इंक्लूड होता है मेडिकल हिस्ट्री, आपकी पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री क्या होगी, फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का हम लोग कर सकते हैं, इसमें साइकोलॉजिकल स्टेटस भी मतलब पता कर सकते हैं और सोशल और लाइफ स्टाइल फैक्टर्स के भी बारे में पता कर सकते हैं इनिशियल असेसमेंट के थ्रू। नेक्स्ट हमारा आता है फोकस्ड असेसमेंट। फोकस असेसमेंट क्या होता है कि ये किसी स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम या फिर बॉडी सिस्टम पे हम लोग फोकस करते हैं इस असेसमेंट के टाइम। एग्जाम्पल अगर देखोगे तो असेसिंग, अगर मान लो कि कोई रेस्पिरेटरी, तो मान लो अगर किसी को ब्रीदिंग डिफिकल्टी है तो अगर उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी है तो उसको हम लोग किस बॉडी ऑर्गन पे फोकस करेंगे? तो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हम लोग क्या करेंगे? फोकस करेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस असेसमेंट। टाइम लैप्ड रीअसेसमेंट होता है। टाइम लैप्ड रीअसेसमेंट इज ए टाइप ऑफ नर्सिंग असेसमेंट। ये नर्सिंग असेसमेंट का एक टाइप है इन विच जिसमें द नर्स रीसेस रीअसेस द पेशेंट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। कहने का मतलब ये है जो नर्स होती है वो फर्स्ट टाइम, मान लो कि फर्स्ट टाइम चेक कर गई फिर उसको मतलब दोबारा चेक करने के लिए आती है कुछ टाइम बाद, उसी को बोलते हैं टाइम लैप्ड रीअसेसमेंट। पहला असेसमेंट किया फिर दोबारा आकर के उसका कुछ समय बाद फिर से असेसमेंट करेगी, उसी को बोलते हैं टाइम लैप्ड रीअसेसमेंट। ठीक, और क्यों करती है? पता करने के लिए कोई पेशेंट की हेल्थ कंडीशन में कुछ चेंजेस वगैरह तो नहीं ना हो गए हैं, उसको पता करने के लिए टाइम लैप्ड रीअसेसमेंट होता है। पर पर्पस, तो पर्पस जो होता है हमारा टाइम लैप्स असेसमेंट का वो होता है द टू मॉनिटर चेंज इन हॉस्पिटल पेशेंट कंडीशन। पेशेंट की कंडीशन में कुछ भी अगर चेंज हो रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए हमारा होता है। फिर होता है आइडेंटिफाई न्यू हेल्थ प्रॉब्लम, नई हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। डिटरमाइन द पेशेंट प्रोग्रेस और रिकवरी, पेशेंट की प्रोग्रेस और रिकवरी को डिटरमाइन करने के लिए भी हम लोग करते हैं टाइम लैप्ड रीअसेसमेंट। फोर्थ वन इज हमारा आता है इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट क्या होता है? ये ड्यूरिंग लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जब आती है तो हम लोग ये असेसमेंट करते हैं। ये इमीडिएट होता है और एक्शन, इमीडिएट एक्शन इसमें क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है, मतलब इसमें तुरंत हम लोग एक्शन लेते हैं, उसी को बोलते हैं टाइम सॉरी इमरजेंसी असेसमेंट। ठीक,
एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो चेकिंग एयरवे हम लोग करते हैं इमरजेंसी असेसमेंट में, ब्रीदिंग को चेक कर लेंगे, सर्कुलेशन चेक कर लेंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक, ये हमारा होता है इमरजेंसी असेसमेंट। टाइप्स ऑफ डाटा, तो टाइप्स ऑफ डाटा के पहले आप एक और हेडिंग है, उसको मैं यहाँ गलती से पीडीएफ में यहाँ चला आया है, मैं आपको बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा के दो टाइप्स ऑफ डाटा और कलेक्शन ऑफ डाटा में ही आता है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग कलेक्शन ऑफ डाटा पढ़ेंगे। तो कलेक्शन ऑफ डाटा इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट की कंप्लीट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, ठीक, किसके रिस्पेक्ट में, उसकी हेल्थ स्टेटस के रिस्पेक्ट में, ठीक, ये हमारा होता है कलेक्शन ऑफ डाटा है। दिस इन्फॉर्म हेल्थ नर्स आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम, ये इन्फॉर्म हेल्थ प्रॉब्लम, दिस इन्फॉर्म हेल्थ nurse identify patient problem, plan care and provide appropriate treatment, मतलब ये नर्स को इन्फॉर्म करती है पेशेंट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्लान केयर बनाने के लिए और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। अब हमारे कलेक्शन ऑफ डाटा का नेक्स्ट हेडिंग आता है टाइप्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। तो टाइप्स, टाइप जो होता है हमारे यहाँ पे है, हम टाइप पढ़ते हैं उसके बाद। हाँ, टाइप्स, तो टाइप्स ऑफ कलेक्शन हम बताएं तो दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक, सब्जेक्ट डाटा और सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में क्या होता है, सब्जेक्टिव डाटा आर सिम्टम्स डिस्क्राइब्ड बाय पेशेंट, जो हमको पेशेंट बताता है खुद से, वो सब्जेक्टिव डाटा। जैसे मान लो कि सर दर्द कर रहा है, दर्द हो रहा है, इचिंग हो रही है, डेजीनेस है, नोजिया है, ये सब हमारा कौन बताएगा, पेशेंट बताएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा की अगर बात करोगे तो जो जो नर्स जो है ऑब्जर्व करती है, ठीक, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। जैसे कि ऑब्जेक्टिव डाटा आर ऑब्जर्वेबल एंड मेजर्ड फैक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय नर्स, जो नर्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। एग्जाम्पल में देखोगे जैसे नर्स क्या करेगी, ब्लड प्रेशर ले लेगी, मतलब जितने वाइटल्स हैं वो लेगी, वो ऑब्जेक्टिव डाटा है। और जॉन्डिस के बारे में पता कर सकती है, लेबोरेटरी रिपोर्ट के बारे में बता सकती है, वो भी हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा है, ठीक। सोर्स ऑफ डाटा, डाटा कितने सोर्स हो सकते हैं, तो दो सोर्स हो सकते हैं डाटा के, प्राइमरी सोर्स जो पेशेंट खुद बताए, द पेशेंट इन द मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, पेशेंट जो मेन सोर्स होगा पेशेंट ही होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स में क्या आता है कि अदर सोर्स, जैसे कि फैमिली मेंबर्स में कोई बता रहा है, कुछ उसका मेडिकल रिकॉर्ड है, उससे हम लोग पता कर रहे हैं पेशेंट की हेल्थ कंडीशन, डॉक्टर्स और हेल्थ केयर स्टाफ हमको बता रहे हैं, लेबोरेटरी रिपोर्ट से हम लोग देख रहे हैं, वो हमारा सेकेंडरी सोर्स है, ठीक। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन में क्या आता है, तो ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, तीन प्रकार का मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन होता है, ठीक। कौन कौन सा, ऑब्जर्वेशन मेथड, तो ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है कि हम लोग पेशेंट को केयरफुली देखते हैं, ठीक, और उसके बारे में जो भी उसका कंडीशन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं, ठीक, वही हमारा होता है ऑब्जर्वेशन करना। इसमें क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन मीन्स केयरफुली वॉचिंग द पेशेंट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कंडीशन, उसकी कंडीशन के हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक, मतलब पेशेंट को ऑब्जर्व करके हम लोग करते हैं ये। द नर्स यूज साइट, इसमें नर्स इसमें क्या क्या यूज कर सकती है, साइट, साइट मतलब नर्स पेशेंट को देख सकती है कि पेशेंट में कोई कोई ऐसी इम्पेयरिटी ना दिखे, जैसे कि मान लीजिए कि एडमा, पेशेंट को एडमा हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, ठीक, कहीं पे रेडनेस भी हो सकता है, तो हमारा साइट और देख के हम पता कर सकते हैं। स्मेलिंग, स्मेलिंग का मतलब होता है कि पेशेंट के पास अगर आप जा रहे हैं तो उससे कहीं फाउलर जो है स्मेल ना आ रहा हो, ठीक, तो उस वो होता है स्मेलिंग। हियरिंग का मतलब होता है कि पेशेंट की बॉडी से अगर आप टैप कर रहे हैं तो पेशेंट की बॉडी से कैसी साउंड आ रही है, या पेशेंट जब सांस ले रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम से कैसी साउंड आ रही है, वो हमारा हियरिंग हो गया। ये सब हम लोग नोटिस करते हैं कि अगर इसमें कोई एबनॉर्मलिटी है तो पेशेंट क्या है, पेशेंट की हेल्थ स्टेटस सही नहीं है, वो हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड में आता है। तो नर्स क्या क्या ऑब्जर्व करती है, तो पेशेंट की अपीयरेंस, कि पेशेंट दिख कैसा रहा है,
फिजिकल अपीयरेंस, फिर उसका स्किन कलर कंडीशन सब कुछ देखेगी, बॉडी का पोस्चर देखेगी, पेशेंट की पोस्चर कैसा है, बिहेवियर और मूड भी पेशेंट का चेक करेगी, हो सकता है उसको कोई साइकोलॉजिकल डिजीज हो तो बिहेवियर और मूड को भी चेंज करेगी, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को भी वो चेक कर सकती है, ब्रीदिंग को भी वो चेक कर सकती है, नहीं करती है। इंटरव्यू, इंटरव्यू इज ए मेथड इन विच नर्स आस्क क्वेश्चन टू द पेशेंट और फैमिली मेंबर टू ऑब्टेन हेल्थ इंफॉर्मेशन। मतलब कह रहा है कि हेल्थ इंफॉर्मेशन को पता करने के लिए जो नर्स होती है या तो पेशेंट से या तो पेशेंट के फैमिली मेंबर से क्वेश्चंस पूछती है। अब वो क्वेश्चंस हमारे बहुत तरीके से हो सकते हैं, ठीक। तो वही जो होता है हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार के इंटरव्यू होते हैं। अब एक बात और, तो जो भी इंटरव्यू के थ्रू जो भी हमको डाटा मिलेगा वो हमारा सब्जेक्टिव डाटा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें पेशेंट ही बता रहा है 90%, फैमिली मेंबर भी कुछ बता रहे हो, लेकिन वो भी एक प्रकार से क्या सब्जेक्टिव डाटा, क्योंकि नर्स तो ऑब्टेन कर नहीं रही है। जब नर्स ऑब्टेन करेगी तो हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा में आ जाएगा, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू अगर देखो तो दो प्रकार से इंटरव्यू हम लोग कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में क्या होगा, जो भी क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे वो फिर फिक्स्ड ऑर्डर में रहेगा कि हमें पहले से क्वेश्चन फिक्स रहेगा कि हमको यही क्वेश्चन पेशेंट से पूछना है। बट अगर आप अनस्ट्रक्चर्ड की बात करोगे तो वह फ्लेक्सिबल रहेगा, मतलब कंडीशन के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन चेंज करते रहेंगे, ठीक। तुम्हारा जो क्वेश्चन हमने क्वेश्चन कोई पूछ रहा पेशेंट का जवाब दिया, फिर आप उसके नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछोगे। अगर उस क्वेश्चन का जवाब पेशेंट नहीं दे पाया तो आपको क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारा कंडीशन से रिलेटेड डिफरेंस, मतलब कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब जो हमारा होता है इंटरव्यू मेथड से हम लोग कौन कौन सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो प्रेजेंट इलनेस, पेशेंट की कौन सी प्रेजेंट इलनेस है, प्रेजेंट में उसको क्या दिक्कत है, वो हम लोग पता कर सकते हैं। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल एंड हैबिट्स के बारे में पता कर सकते हैं, एलर्जीज एंड मेडिकेशंस के बारे में भी पता कर सकते हैं, ठीक। अब लास्ट वन इज टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, जो हमारा लास्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। ये भी हमारा इंटरव्यू ही होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमैटिक मेथड से पेशेंट को एग्जामिन करते हैं और पेशेंट की बॉडी को एग्जामिन करते हैं और ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करते हैं। इसमें नर्स खुद, क्योंकि इसमें नर्स जो होती है वह खुद से सब कुछ करती है, वाइटल साइन लेती है, बॉडी टेम्परेचर वाइटल साइन लेगी और सब, और एडिमा वगैरह सब कुछ चेक करेगी नर्स। तो ये नर्स खुद कर रही है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव डाटा है। टेक्निक ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन लेने के लिए चार टेक्निक हमने पढ़े थे। इन्फेक्शन कर सकते हैं, मतलब पेशेंट की बॉडी को हम लोग देख लुकिंग द पेशेंट बॉडी, मतलब पेशेंट की बॉडी को देख करके हम लोग बता सकते हैं क्या दिक्कत है। पाल्पेशन करके, मतलब बॉडी को टच करके, पाल्पेट करके, पाल्पेट मतलब उसको हल्का फुल्का प्रेस करके 1 to 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर प्रेस करके हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या दिक्कत है। परकशन मतलब बॉडी को टैप करके बॉडी से कौन सा साउंड आ रहा है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर हमारा है तो लाइट साउंड आना चाहिए नॉर्मली कंडीशन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में डल साउंड आना चाहिए नॉर्मली कंडीशन में। लेकिन अगर अगर पेशेंट को डिजीज है या फिर कुछ भी दिक्कत है तो रेस्पिरेटरी, मान लो अगर पेशेंट को निमोनिया है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर आप टाइप करोगे, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में लिक्विड है, फ्लूइड फिल है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमारा डल साउंड आएगा, जो कि एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारा वो लाइट साउंड आ रहा है तो ये भी हमारे लिए क्या है, एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। एक्सकल्टेशन, एक्सकल्टेशन में क्या होता है कि लिसनिंग द साउंड, नॉर्मली हम लोग साउंड को लिसन करते हैं। साउंड को listen मतलब जैसे अगर हम सांस ले रहे हैं कैसी आवाज आ रही है, ठीक, वो सब होता है। अगर आप स्टेथोस्कोप से चेक कर रहे हैं, एक्सकल्टेशन नॉर्मली हम स्टेथोस्कोप से ही करते हैं, तो बॉडी में कुछ भी साउंड हम चेक कर सकते हैं नॉर्मली क्या क्या साउंड हो सकते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा हमने देख लिया था। अब हमारा नेक्स्ट आता है असेसमेंट में कलेक्शन ऑफ डाटा खत्म हो गया। अब दूसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ऑर्गेनाइजिंग डाटा क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग डाटा होता है कि ऑर्गेनाइजिंग मतलब बताओ क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन वे में सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग किसी चीज को, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से उस चीज को रखना, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना, ठीक। तो वही लिखा गया है कि ऑर्गेनाइजिंग डाटा इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एंड ग्रुपिंग द कलेक्टेड पेशेंट इंफॉर्मेशन इन लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक वे। तो जो ऑर्गेनाइजिंग डाटा होता है, ठीक,
उसमें हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते हैं, अरेंज करते हैं और ग्रुप करते हैं। ठीक, जो भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट किया था उसको अरेंज करेंगे और ग्रुप करेंगे, किसमें, लॉजिकल और सिस्टमैटिक वे में, ताकि नर्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सके, हेल्थ प्रॉब्लम और प्लान केयर बना सके। ठीक, तो ऑर्गेनाइजिंग डाटा क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग डाटा सिंपल समझो, ऑर्गेनाइजिंग डाटा का मतलब होता है जो भी पेशेंट का इंफॉर्मेशन हमने हमने कलेक्ट किया था उसको अरेंज करेंगे और ग्रुप करेंगे। किस मेथड में, लॉजिकल और सिस्टमैटिक वे में इसको हम लोग अरेंज और ग्रुप करेंगे, ताकि जो नर्स है वह हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में उसको परेशानी ना हो और केयर प्लान बनाने में भी कोई दिक्कत ना आए। वही हमारा होता है ऑर्गेनाइजिंग डाटा। और डाटा कलेक्ट आफ्टर कलेक्टिंग डाटा कलेक्ट करने के बाद जो नर्स होती है वह क्लासिफाइज एंड अरेंज द इंफॉर्मेशन टू मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड द पेशेंट कंडीशन। जो डाटा कलेक्ट करने के बाद जो नर्स होती है, जो इन्फॉर्मेशन उसका होता है उसको क्लासिफाई मतलब डिवाइड करती है और अरेंज करती है, कौन सा कंडीशन पहले है कौन सा कंडीशन बाद में आएगा, वो सब अरेंज कर दिए, ताकि ताकि पेशेंट की जो भी कंडीशन है उसको अच्छे से समझा जा सके। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कि आप देखो, जैसे मतलब सेल्फ केयर नीड, अगर पेशेंट को सेल्फ केयर नीड है तो उसको सेल्फ केयर नीड पहले आएगी, फिर साइकोलॉजिकल नीड आएगी, फिर एडाप्टेशन आएगा, फिर कोपिंग नीड आएगा। मतलब सबसे पहले पेशेंट सेल्फ केयर करेगा। ठीक, फिर वो साइकोलॉजिकल नीड मतलब उसको मेंटली भी दिक्कत आ सकती है कि उसको साइकोलॉजिकल नीड से उसको केयर हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। फिर वह धीरे धीरे उस इन्वायरमेंट में अडॉप्ट होने लगेगा। ठीक, तो उसको एडाप्टेशन की नीड पड़ेगी। फिर अडॉप्ट होने के बाद फिर वहाँ से कोपिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होगा, तो वहाँ से अपना उस कंडीशन से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं कोपिंग। ये हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड है कि इसी तरीके से होता जाएगा। थर्ड, अगर आप असेसमेंट की आप बात करोगे तो वैलिडेटिंग डाटा। तो वैलिडेटिंग डाटा का मतलब होता है कि वैलिडेटिंग डाटा मीन्स कन्फर्मिंग दैट द कलेक्टेड पेशेंट इन्फॉर्मेशन इज एक्यूरेट, कंप्लीट एंड करेक्ट। कहने का मतलब है जो भी हम डाटा लिए हैं पेशेंट का, कलेक्ट किए हैं पेशेंट की जो भी डाटा, वो एक्यूरेट है, कंप्लीट और करेक्ट है, वो मतलब होता है वैलिडेटिंग डाटा। मतलब हम लोग उसको पहले वैलिडेट करेंगे, पहले पहले सबसे पहले कलेक्ट करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज मैनर में हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे, उसको उसको वैलिडेट करेंगे सही है या गलत है। ठीक, पर्पस क्या होता है वैलिडेशन का, पर्पस है टू अवॉइड एक्यूरेसी ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन, पेशेंट की इंफॉर्मेशन, टू एंश्योर सॉरी टू एंश्योर एक्यूरेसी ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन। जो भी पेशेंट का इंफॉर्मेशन है जो उसकी एक्यूरेसी है मतलब जो करेक्टनेस है वो एंश्योर करती है। और जो भी टू अवॉइड इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, जो भी इनकरेक्ट डाटा है उसको हम लोग अवॉइड करते हैं, टू प्रिवेंट मिस्टेक इन पेशेंट केयर। और पेशेंट केयर के दौरान मिस्टेक से हम लोग भी बच सकते हैं जब हम लोग उसके डाटा कलेक्ट किए रहेंगे तो, वैलिडेट किए रहेंगे तो कंफर्म एबनॉर्मल फाइंडिंग, अगर कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग उसको हम लोग कंफर्म कर सकते हैं दोबारा रीअसेस करके वैलिडेशन के दौरान। ठीक है ना। डॉक्यूमेंटेशन इज द लास्ट स्टेप ऑफ असेसमेंट। इसमें क्या करते जो जो नर्स होती है वह जो भी उसका कलेक्टेड डाटा होता है उसको रिकॉर्ड करती है, और इन्फॉर्मेशन को सभी मतलब जो नर्स होती है सारे कलेक्टेड डाटा को रिकॉर्ड करती है। ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मतलब रिकॉर्ड करके रख लेना। तो डॉक्यूमेंटेशन इज डॉक्यूमेंटेशन इन नर्सिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट हेल्थ कंडीशन। पेशेंट की हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड अगर कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करके रखना है, हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है। नर्सिंग केयर के दौरान जो भी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है उसको रिकॉर्ड करने का मतलब डॉक्यूमेंटेशन होता है। ट्रीटमेंट के दौरान जो भी हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिल दिए, जो भी ट्रीटमेंट हम उसको प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं, उसी को लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो रिटन फॉर्म में होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जा सकता है। ठीक, वही डॉक्यूमेंटेशन होता है। अब एक होता है रिपोर्टिंग। जो रिपोर्टिंग होता है वह रिटन में भी जा सकता है और वर्बली भी जा सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन वर्बली नहीं जाता, डॉक्यूमेंटेशन को हमेशा रिटन फॉर्म में ही रखा जाता है। पर्पज क्या है, पर्पज ये है कि ताकि कम्युनिकेट करने में हेल्प मिले। अदर हेल्थ केयर मेंबर जो हमारे, जैसे मान लीजिए हम डे शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे हैं, कोई नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर रहा है, तो डे शिफ्ट में अगर हम ड्यूटी अपना छोड़ रहे हैं तो अगर उसका हम लोग जो भी इंजेक्शन वगैरह दे करके रखे रहेंगे उसको हम डॉक्यूमेंट किए रहेंगे, तो जो नेक्स्ट शिफ्ट में आएगा फिर आएगी, तो वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन समझ रहे कैसे, इसको ए मेडिकेशन प्रोवाइड किया गया था, इस टाइम पे दूसरा मेडिकेशन लेना है, तो डॉक्यूमेंटेशन
ये इसके लिए हमें हेल्पफुल होता है। और लीगल रिकॉर्ड होता है नर्सिंग केयर में, ठीक। एक लीगल होता है कि लीगली काम आपने किया है। नर्सिंग डायग्नोसिस, अब हमारा आता है नर्सिंग प्रोसेस का दूसरा स्टेप, डायग्नोसिस। अब मेरा जो टॉपिक है वो है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है? ये सेकंड फेज होता है नर्सिंग प्रोसेस का, ठीक। नर्सिंग डायग्नोसिस जो होता है नर्सिंग प्रोसेस का सेकंड फेज होता है। कौन सा फेज? सेकंड फेज। इस फेज में क्या होता है, जो नर्स होती है वह क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को यूज करके असेस और मतलब जो भी क्लाइंट की प्रॉब्लम होती है उसको आइडेंटिफाई करती है। क्या इस फेज में क्या होता है, नर्स जो होती है क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करके जो भी क्लाइंट या पेशेंट की भी प्रॉब्लम होती है उसको आइडेंटिफाई करती है। वही होता है नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक। अगर आप नर्सिंग डायग्नोसिस देखोगे तो जो नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, इसे हम लोग नंदा बोलते हैं, वो डिफाइन करती है नर्सिंग डायग्नोसिस को ही डिफाइन करती है नॉन नॉन एसोसिएशन नर्सिंग डायग्नोसिस, नॉन एसोसिएशन नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। ऑफिशियल नंदा डिफिनेशन, अगर हम नर्सिंग डायग्नोसिस का हम लोग ऑफिशियल डिफिनेशन देखते हैं, डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो होता है क्या कि क्लिनिकल जजमेंट कंसर्निंग ए ह्यूमन रिस्पॉन्स टू हेल्थ कंडीशन or life process or a vulnerability for that response by an individual, family, group of community। नंदा के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन होता है क्लिनिकल जजमेंट कंसर्निंग ए ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू हेल्थ कंडीशन, लाइफ प्रोसेस और वेलनरली फॉर दैट रिस्पॉन्सेज बाय एन इंडिविजुअल, फैमिली, ग्रुप और कम्युनिटी। ये होता है नंदा के अकॉर्डिंग ऑफिशियल डेफिनेशन नर्सिंग डायग्नोसिस का। नर्सिंग डायग्नोसिस के टाइप अगर आप देखोगे तो नर्सिंग डायग्नोसिस 3 टाइप्स के होते हैं: एक्चुअल डायग्नोसिस, हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस एंड रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। एक्चुअल डायग्नोसिस क्या होता है कि इसमें an actual diagnosis is a client problem that is present at the time of nursing assessment। एक्चुअल डायग्नोसिस क्या होता है, ये क्लाइंट की एक प्रॉब्लम होती है जो नर्सिंग असेसमेंट के दौरान, मतलब नर्सिंग असेसमेंट के टाइम ही प्रेजेंट होता है, वही हमारा एक्चुअल डायग्नोसिस होता है। जो नर्सिंग असेसमेंट के टाइम प्रेजेंट होता है वही हमारा क्या होता है, एक्चुअल डायग्नोसिस होता है। सेकंड वन पे हमारा आता है हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस। हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस में क्या होता है, इट रिलेट टू क्लाइंट प्रिपरे हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस, इट रिलेट टू क्लाइंट प्रिपेयर्डनेस टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। ये क्लाइंट की जो भी प्रिपेयर्डनेस होती है, जो भी क्लाइंट को हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ठीक, उससे रिलेट होती है ताकि जो पेशेंट की हेल्थ कंडीशन है वो क्या कर सके, इम्प्रूव हो सके। उसी को हम लोग बोलते हैं हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस, ठीक। मतलब उसमें हेल्थ प्रमोशन करते हैं हम लोग, हेल्थ के बारे में एजुकेशन देंगे और उसको प्रिवेंशन सिखाएंगे, यही सब होता है हमारा हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस में। जो थर्ड आता है वो आता है रिस्क। रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस तो हम लोग बना सकते हैं। तो इट इज ए क्लिनिकल जजमेंट दैट ए प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट बट द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर। कहने का मतलब ये क्लिनिकल जजमेंट है जिसमें एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं होती है बट उस प्रॉब्लम को होने का रिस्क होता है, रिस्क फैक्टर होता है, उसी को बोलते हैं रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक। इसमें क्या होता है, जो प्रॉब्लम हो सकती है वो डेवलप हो सकती है अगर आप उसकी प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो, वो हमारा क्या होता है, रिस्क फैक्टर। अब हमारा आता है फॉर्मुलेटिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू नंदा। नंदा के अकॉर्डिंग जो भी डायग्नोसिस स्टेटमेंट को हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं वही होता है हमारा, मतलब फॉर्मुलेट करते हैं, उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसको इसका एक और हेडिंग हो सकता है पार्ट ऑफ नर्सिंग स्टेटमेंट, ठीक। नर्सिंग स्टेटमेंट कितने पार्ट होते हैं, तो आप नॉर्मली देखोगे तो बेसिक 3 पार्ट्स होते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस के, जिसको हम लोग पीईएस फॉर्मेट बोलते हैं। पीईएस फॉर्मेट,
पी का मतलब होता है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मतलब क्या, स्टेटमेंट ऑफ क्लाइंट हेल्थ प्रॉब्लम, जो भी क्लाइंट का हेल्थ प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड होता है प्रॉब्लम। ठीक, जैसे एग्जांपल नॉलेज डेफिसिट, कि मान लो कि सॉरी मान लो कि पेशेंट को नॉलेज नहीं था। ठीक, एक्यूट है, क्रोनिक है, इनफेक्टिव, अल्टा, डिक्रीज, ये सब हमारे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक, इथोलॉजी, इथोलॉजी का क्या मतलब होता है, काज ऑफ डियर, काज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, जो हेल्थ प्रॉब्लम हुआ उसका कारण क्या है, कि वो हेल्थ प्रॉब्लम हुआ कैसे है। जैसे एग्जांपल देखोगे, रिड्यूस एक्टिविटी टॉलरेंस, जो उसकी डेली की एक्टिविटी टॉलरेंस है वो कम हो गई है। तो क्यों कम हो गई है, उसका कारण क्या है, तो वाइड स्प्रेड वीकनेस, मतलब उसके अंदर क्या हो गया, वीकनेस हो गया है, जिसकी वजह से उसकी डेली एक्टिविटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई है। थर्ड है साइन एंड सिम्टम्स ड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग बाय द क्लाइंट, defining characteristics manufacturing by the client, sorry for the mistake, sorry, defining characteristics manufacturing by the client, ये characteristics को define करता है। ठीक, characteristics को क्या करता है, define करता है। साइन एंड सिम्टम्स में, तो इसमें वैसे अगर आप एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि अगर ये डिफाइन करता है और जो प्रॉब्लम्स होती है उसको वैलिडेट करता है, नर्सिंग डायग्नोसिस पे जो भी प्रॉब्लम होती है उसको वैलिडेट करता है, मतलब इसमें एज एविडेंस में हम लोग लिखते हैं। जैसे कि देखोगे एग्जांपल, अगर आप देखोगे तो इसमें हमारा एग्जांपल है कि एक्यूट पेन रिलेटेड टू एबनॉर्मल सर्जरी, हमारा एक्यूट पेन हो रहा है, जिसका कारण एक्यूट पेन हमारा क्या है, इसमें प्रॉब्लम है। रिलेटेड टू अगर लग गया उसके बाद क्या आएगा, एथियोलॉजी आएगा। एथियोलॉजी क्या होती है, एबडोमिनल सर्जरी हुआ जिससे उसको पेन हो रहा है। तो इसका एविडेंस क्या है हमारे पास, एक्यूट पेन रिलेटेड टू एबडोमिनल सर्जरी एज एविडेंस है, तो इसका हमारे पास एविडेंस क्या है। तो आप पेशेंट को देखोगे तो पेशेंट डिसकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो पेशेंट डिसकंफर्टेबल हो रहा है, तो हमारा क्या इसका एविडेंस हो गया। दूसरा एग्जांपल अगर आप देखोगे तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, ठीक, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू डिक्रीज ओरल इंटेक, फ्लूइड वॉल्यूम में कुछ कमी आई है, क्यों आई है, क्योंकि उसने डिक्रीज ओरल इंटेक जो है उसने कम कर दिया है। एज एविडेंस बाय, इसका एविडेंस क्या है, तो उसका एविडेंस है कि उसकी ड्राई स्किन हो गई है या फिर मुकस मेम्ब्रेन जो हो गया वो कम हो गया है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे जो नंदा के अकॉर्डिंग जो डोमेन्स बने हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो नंदा के अकॉर्डिंग जो डोमेन्स बनाया गया था उसको पढ़ेंगे।